थोड़ा सा 5 मिनट मैं वेट करती हूँ हमेशा, क्योंकि बहुत सारे जो है कि उस टाइम पे एकदम क्विकली शार्प 5 o'clock स्टार्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन से प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट्स है कि जो न्यूबॉर्न फोटोग्राफी में एज अ न्यूबॉर्न फोटोग्राफर हमारे पास होना बहुत ज़रूरी होता है। उससे पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन कि मैं न्यूबॉर्न फोटोग्राफी कर रही हूँ तो नवंबर 2018 से लेके आज तक। मैंने बहुत सारे न्यूबॉर्न शूट्स किए, बट और उन न्यूबॉर्न शूट्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सेल्फ लर्न भी की हैं, और मैंने बहुत सारे मेंटोर से सीखा भी है न्यूबॉर्न फोटोग्राफी। तो एज अ न्यूबॉर्न फोटोग्राफर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा, जो ऑलरेडी एक ट्रेन, मतलब मैंने किसी से ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो एक खुद ट्रेन फोटोग्राफर हूँ, न्यूबॉर्न फोटोग्राफर। और मेरा सजेशन हर न्यूबॉर्न फोटोग्राफर के लिए ये है कि अगर आपको न्यूबॉर्न फोटोग्राफी स्टार्ट करना है तो आपको कंपलसरी किसी ना किसी मेंटोर से पहले सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जो मेंटोर्स वर्कशॉप्स लेते हैं वो सबसे पहले आपको न्यूबॉर्न सेफ्टी का जो इम्पोर्टेंट है वो समझाते हैं, वो आपको सिखाते हैं, वो आपको कैसे वो प्रैक्टिस करते हैं न्यूबॉर्न सेफ्टी में, वो आपके साथ सब डिटेल शेयर करते हैं। और न्यूबॉर्न फोटोग्राफी जो है वो इट्सेल्फ वेरी डेलिकेट टॉपिक है, तो विदाउट लर्निंग न्यूबॉर्न फोटोग्राफी कभी भी करना नहीं चाहिए। तो मैंने मल्टीपल वर्कशॉप्स किए हैं, मैंने इन पर्सन वर्कशॉप्स किए, मैंने ऑनलाइन वर्कशॉप्स किए हैं, बट सबसे पहला मेरा जो स्टेज था वो था न्यूबॉर्न सेफ्टी। वो मैंने कंप्लीट करने के बाद ही मैंने न्यूबॉर्न फोटोग्राफी स्टार्ट किया। तो मेरा जो एजुकेशन है वो है मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स इन फोटोग्राफी। उसमें मेरा जो थीसिस जो स्पेशलाइजेशन था वो भी मैंने न्यूबॉर्न फोटोग्राफी ही चूज किया था। तो उसी की वजह से मैं और ज़्यादा थोड़ा डीप स्टडी कर पाई हूँ न्यूबॉर्न फोटोग्राफी के रिलेटेड। और मेरा जो एजुकेशन है वो फाइन आर्ट्स का होने की वजह से पोजिंग, सॉरी, लाइटिंग, कंपोजिशन, कलर्स, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। और उसी की वजह से मेरा जो प्रोफाइल है उसमें मैंने जो आर्ट का कंपोजिशन, लाइटिंग, एंगल्स वगैरह जो भी हैं वो मैंने इम्प्रूव किया है, और उसी की वजह से प्रोफाइल जो है वो इम्प्रूव्ड जल्दी हो जाता है। तो अगर हम किसी फोटोग्राफर से ट्रेनिंग लेते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो प्रोफाइल है वो क्विक चेंज हो सकता है। तो सेकेंड इम्पोर्टेंट कि फर्स्ट हम लोगों को न्यूबॉर्न सेफ्टी का ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड कि न्यूबॉर्न फोटोग्राफी का ट्रिक्स एंड टेक्निक्स सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो वही हम लोग कर रहे हैं फोटो ऑडियो एकेडमी ऑफ फोटोग्राफी आर्ट के अंडर। हम लोग न्यूबॉर्न के वर्कशॉप्स भी लेते हैं न्यूबॉर्न फोटोग्राफी के, और उसके कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो अभी जो करंट है वो न्यूबॉर्न फोटोग्राफी का 1 डे वर्कशॉप होने वाला है जो 29 मार्च को है, आई थिंक। उसका सिर्फ एक सीट बाकी है, मुझे भी चेक करना पड़ेगा। तो अगर किसी को एडमिशन लेना है तो आज वो एडमिशन कंफर्म करवा सकता है। और सेकेंड ऑफ अप्रैल से हमारा न्यूबॉर्न मैटरनिटी, किड्स और फैमिली फोटोग्राफी, और उसके साथ उनका एडिटिंग विथ प्रो एआई एडिटिंग, ऐसा एक 1 मंथ का कोर्स है जो हम लोग ले रहे हैं, जिसका बैच स्टार्ट होने वाला है 2 अप्रैल को। जिसमें जो ऑलरेडी फोटोग्राफर है ये उनके लिए है, क्योंकि जो ऑलरेडी फोटोग्राफर है उनको कैमरा और लाइट्स का बेसिक्स हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन का कोर्स है। इसलिए जो फोकस्ड है वो 100% सिर्फ स्पेशलाइजेशन पे रहेगा उनका। ट्रिक्स, टेक्निक्स, जो फंडामेंटल्स है इन चारों जॉनर्स का, वो भी उसमें कवर किया गया है। और ये जो 2 अप्रैल से बैच स्टार्ट होने वाला है उसमें फर्स्ट 3 डेज जो है वो एक्चुअली में लाइटिंग और फोटोग्राफी के जो फंडामेंटल्स है, जो एक जो एक फोटोग्राफर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली स्टूडियो फोटोग्राफी जैसे ये जो जॉनर्स हैं उनके लिए जो जो चीज़ें फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट 3 डेज का सिलेबस हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री ऐड किया हुआ है। और ये बैच जो है वो 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अगर इस बैच में कोई इंटरेस्टेड है
तो वो भी एक तो अभी मैसेज कर सकते हैं या फिर फोटो ऑडियो के मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करवा दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी कि आज का जो टॉपिक है कि मस्ट हैव प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट्स। क्योंकि जब हम लोग न्यूबॉर्न फोटोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं तो सेफ्टी हमेशा फर्स्ट होना चाहिए, एस्थेटिक्स हमेशा सेकंड होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर हम लोग एस्थेटिक के चक्कर में सेफ्टी का जो मेजर्स है वो अगर हम लोग फॉलो नहीं कर रहे तो हम लोग एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तो वो रिस्क कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि न्यूबॉर्न फोटोग्राफी में हम लोग रीशूट कर सकते हैं, बट अगर बेबी हर्ट हो जाता है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सेफ्टी हमेशा फर्स्ट होना चाहिए। ऐसे जो सेटअप्स जो है वो एक परफेक्टली ऐसे सेटअप्स होने चाहिए कि जिनमें हम लोग सेफ्टी, कंफर्ट और क्वालिटी एक साथ दे सकते हैं क्लाइंट को। अगर हम लोगों का सेटअप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें पोजिंग या फिर बेबी को कहीं पे हर्ट होने का चांसेस है, तो वो सब चीज़ें हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। प्रॉप जो है वो सिर्फ डेकोरेटिव आइटम की तरह हम लोग यूज नहीं करना है। वो एक्चुअली बेबी को सपोर्ट देने के लिए, बेबी को पोज करने के लिए यूज किया गया मटेरियल होता है, जिसका क्वालिटी जो है उसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और जो इक्विपमेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं जैसे कि प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट्स, तो दोनों भी बहुत ही प्रोफेशनल क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए प्रोफेशनल रिजल्ट्स अचीव करने के लिए। क्यों, जो प्रॉप्स, जो सेटअप्स का मटेरियल हम लोग ले रहे हैं वो अगर प्रॉपर है तो पिक्चर्स में वो वाव फैक्टर क्रिएट होता है। अगर उनका फिनिशिंग नहीं है, उनका क्वालिटी नहीं है, तो वो पिक्चर्स में रिफ्लेक्ट होता है। तो सेफ्टी हमेशा फर्स्ट होना चाहिए, एस्थेटिक्स हमेशा सेकंड होना चाहिए। डेफिनेटली एस्थेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करके कभी भी न्यूबॉर्न फोटोग्राफी नहीं करना है। हम लोग अभी बहुत सारे जो वीडियोस है, रील्स है, इंस्टाग्राम पे हम लोग देख के हम लोग सीख रहे हैं, बट एक्चुअली जो रील होता है उसमें जो चीज़ दिखानी है उतनी ही दिखाई जाती है, या फिर वहाँ पे बहुत सारा लिमिटेशन होता है क्योंकि वो 30 सेकेंड अप टू 1 मिनट का रील होता है और उसमें पूरा पोज का जो प्रोसेस है वो कवर किया जाता है। तो इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड जब हम लोग न्यू कमर्स है। तो इसलिए अगर हम लोग किसी फोटोग्राफर से ट्रेनिंग लेके ये सब चीज़ें करते हैं तो बेबी को एक्चुअली में कौन सी पोज में किस तरीके से हम लोग रखते हैं, उनका जो पोजीशंस है, उनका जो होल्डिंग पोजीशंस है, वो भी इसमें हम लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसकी वजह से पोजिंग जो है वो काफ़ी इजी हो जाता है। इवन रैपिंग का भी अगर हम लोग देखें तो रैपिंग का भी एक प्रोसेस है कि बेबी को कितना वो स्ट्रेच कर, बेबी को हैंड्स और लेग्स का पोजीशन क्या होना चाहिए, कहाँ पे कितना टाइट वो रैप होना चाहिए, कहाँ पे ब्रीदिंग स्पेस रखना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें एक परफेक्ट न्यूबॉर्न रैपिंग में फॉलो किया जाता है। क्योंकि अगर हम लोग बेबी को बहुत ज़्यादा टाइट रैप करेंगे तो बेबी को अनकंफर्ट होने का बहुत चांसेस होता है, बेबी हर्ट होने का चांसेस होता है, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कौन से प्रॉप्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ न्यूबॉर्न फोटोग्राफर इनिशियली हमें स्टार्ट करना है तो करने के लिए। तो बीन बैग जो है वो एक वन ऑफ द बेस्ट प्रॉप है, क्योंकि उसमें हम लोग बहुत सारा वैरायटी पोजिंग वाइज कर सकते हैं, जिसमें नॉर्मल हम लोग कह सकते हैं कि बीन बैग पोजेस जो होती है जैसे चिन ऑन हैंड, साइड पोज, बम्प अप पोज, इवन बहुत सारी रैप्ड पोजेस होती हैं, बहुत क्रिएटिव पोजेस होती हैं, और स्विंग वाली पोजेस, स्विंग में मल्टीपल टाइप के स्विंग्स होते हैं जैसे कि वुडन वाला होता है। रैप का फैब्रिक यूज करके हम लोग स्विंग क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग डेकोर में फ्लावर्स भी यूज कर सकते हैं, क्लाउड्स भी यूज कर सकते हैं। इवन बिन बैग पे हम लोग मून प्रॉप यूज करके भी पोजेस कर सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल स्टाइल से हम लोग बिन बैग पे शूट कर सकते हैं। और उसी के साथ न्यूबॉर्न शूट में हम लोगों को क्या लगता है, तो बेसिकली सॉफ्ट रैप्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए। जो बीन बैग फैब्रिक्स होते हैं जिनको हम लोग ब्लैंकेट्स कहते हैं वो भी सॉफ्ट होना ज़रूरी है। बास्केट फिलर्स और लेयर्स, जिसमें हम लोग बेबी को किसी प्रॉप में अगर हम लोग बेबी को प्लेस कर रहे हैं तो
बेबी और प्रॉप इन दोनों के बीच में जो लेयर होता है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि फ्लोकाटी होता है, कर्ली वूल होता है, फर होता है, तो वो उसे कहा जाता है बास्केट फिलर्स और लेयर्स। तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये कौन से कलर में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका भी एक एस्थेटिकल एंगल है कि हम लोग क्या क्या कैसे वर्सेटाइल पोर्टफोलियो मिनिमम कलर्स में मैक्सिमम सेटअप्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ जो प्रॉप्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी होने चाहिए, जो एकदम स्टर्डी होने चाहिए, जहाँ पे वो प्रॉप्स कभी भी ब्रेक होने का कुछ भी चांस नहीं होना चाहिए, जैसे कि बेड, बास्केट, बाउल्स। और इनमें बहुत सारी वैरायटी है। अगर हम लोग देखें तो बास्केट में भी बहुत सारी वैरायटी है, बेड में बहुत सारी वैरायटी है, इवन बाउल्स में भी बहुत सारी शेप्स वाइज वैरायटी है, जैसे कि राउंड हो गया, मून, हार्ट हो गया, स्टार हो गया, ओवल शेप होता है। ऐसे मल्टीपल स्टाइल्स से बाउल्स भी अवेलेबल है मार्केट में। तो इनमें से कोई भी 3 से 4 प्रॉप हम लोग इजीली स्टार्टिंग में बाय कर सकते हैं, बट वो डेफिनेटली बेस्ट क्वालिटी प्रॉप होना चाहिए। उसी के साथ स्टाइलिंग के लिए हम लोगों को हेडबैंड्स, बोनेट्स, उनके जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, जैसे कि अभी इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि बेबी को कॉस्ट्यूम पहनाया गया है, फ्रॉक है, तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारे पास सिर्फ रैप्स हैं तो हम लोग वर्सेटाइल पोर्टफोलियो नहीं क्रिएट कर सकते। अगर हमारे पास रैप्स के साथ कॉस्ट्यूम्स भी हैं और कॉस्ट्यूम्स और रैप्स के साथ मैचिंग हेडबैंड्स और बोनेट्स भी हैं, तो वो और ज़्यादा हम लोग बेस्ट बेस्ट आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो प्रॉप्स होते हैं, ये सब प्रॉप्स बहुत ज़रूरी होते हैं। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो यही होता है प्रॉप्स में। तो ये जो प्रॉप्स है उसके साथ हम लोग कौन से इक्विपमेंट, कैमरा कौन सा होना चाहिए, ये भी हम लोग देखेंगे। बट इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम लोग वो एक दो क्वेश्चंस ले सकते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो हम लोग रुकेंगे, नहीं तो हम लोग आगे जाएंगे। ओके, नीतल्स, हाउ टू यूज सेम प्रॉप्स इन डिफरेंट मैनर। तो यस, प्लीज रिपीट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स मटेरियल। ओके, तो नीतल, जो प्रॉप्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग समझ सकते हैं कि बास्केट का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो बास्केट में हम लोग ऑन द बैक वाला भी पोज कर सकते हैं, पोटैटो सैक वाला भी पोज कर सकते हैं, और उसमें हम लोग चिन ऑन हैंड्स वाला भी पोज कर सकते हैं। तो हम लोग किस तरीके से वो प्रॉप यूज कर रहे हैं, कौन सा पोज हम लोग उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ये अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें, थोड़ा सा स्टडी करें, या फिर हम लोग सीखते हैं किसी वर्कशॉप में, तो हमें वो ट्रिक्स मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग बेड को भी मल्टीपल वैरायटी, बेड पे हम लोग बम्प अप पोज कर सकते हैं, ऑन द बैक वाला पोज कर सकते हैं, चिन ऑन हैंड्स वाला पोज कर सकते हैं, पोटैटो सैक वाला पोज कर सकते हैं। तो ये सब पोजेस भी बेड पे होता ही है। सिमिलरली बाउल्स में भी चिन ऑन हैंड्स होता है, ऑन द बैक होता है, साइड पोज होता है। ऐसे हम लोग मल्टीपल वैरायटी हम लोग बाउल्स में भी कर सकते हैं, बेड्स में और बास्केट्स में भी कर सकते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ क्लोथ्स मटेरियल। सो बेसिकली बीन बैग का जो फैब्रिक्स और रैप्स होता है वो जनरली जर्सी होता है। रैप्स में मल्टीपल वैरायटी अवेलेबल है, डेकोरेटिव भी अवेलेबल है, बट वो मैक्सिमम अगर हम लोग अच्छे प्रॉप वेंडर से प्रॉप्स परचेज करते हैं तो उनके पास वाले जो रैप्स होते हैं वो हमेशा सॉफ्ट होते हैं। जो जर्सी रैप्स होते हैं, चीज क्लॉथ रैप होते हैं, या फिर एम्ब्रॉयडरी वाले रैप्स होते हैं, उसके साथ जो आउटफिट्स होते हैं वो आउटफिट्स भी उसी टाइप के सॉफ्ट मटेरियल से बनाया जाता है। तो वो भी बहुत बार जर्सी मटेरियल से आउटफिट्स बनाए जाते हैं, या फिर लेस वाले जो होते हैं जो एकदम सॉफ्ट होते हैं, उस उससे वो आउटफिट्स बनाए जाते हैं। बेबीला टाईट रॅप केलं तर ब्रीदिंगला प्रॉब्लम होऊ शकतं का? येस, डेफिनेटली। अगर हम लोग प्रॉपरली रैप नहीं कर रहे हैं बेबी को, तो बेबी को ब्रीदिंग के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली जब हम लोग हैंड्स का पोजीशन लेते हैं। और ये यहाँ पे अगर हम लोग देखें
तो यहाँ पे अगर गले के पास बहुत ज़्यादा टाइट है तो बहुत प्रॉब्लम होने का चांसेस होता है। तो उसके लिए भी पोजीशंस होता है कि हैंड्स का पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए, ये रैप्स का टेक्निक्स होता है। तो ये रैप्स करते टाइम आपको केयर करना बहुत ज़रूरी है। इवन अगर हम लोग हाथ चेस्ट पे भी रखते हैं बट बहुत ज़्यादा टाइट रैप करते हैं तो भी बेबी को ब्रीदिंग के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद आते हैं कि प्रॉप्स तो हम लोगों ने देख लिया, बट उसके साथ सेफ्टी एंड सपोर्ट टूल्स कौन से होते हैं न्यूबॉर्न फोटोग्राफी में जो इनिशियली हमारे पास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बेबी का फर्स्ट सेफ्टी रूल है कि बेबी को कभी भी अनअटेंडेड नहीं रखना है। तो अनअटेंडेड नहीं रखना है तो आपको स्पॉटर रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो आपका वो असिस्टेंट हो सकता है या फिर पेरेंट्स में से कोई भी एक हो सकता है जो बेबी की तरफ कंटिन्यूअस ध्यान रखे। जब हम लोग पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, हम लोगों ने बेबी को प्रॉपर पोज कर लिया, हाँ, और फिर हम लोग पीछे हो गए पिक्चर्स क्लिक करने के लिए तो उस टाइम पे हम लोगों को हमेशा पेरेंट्स या फिर हमारे असिस्टेंट को बेबी की तरफ ध्यान रखने के लिए रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसी के साथ पोजिंग के जो पिलोज होते हैं जो प्रोपेंडस के पास मिल जाते हैं, वो पिलोज अगर हम लोग यूज करते हैं तो हमारा जो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड टाइम होता है, टाइम जो है वो हम लोग समझ ही नहीं पाते कि एग्जैक्टली कितना थिक लेयर चाहिए। अगर हम लोग नॉर्मल लेयर्स यूज कर रहे हैं, पिलोज यूज नहीं कर रहे हैं, लेयर्स यूज कर रहे हैं, तो पिलोज का जो स्टर्डीनेस होता है या फिर पिलोज का जो साइज होता है वो एक्चुअली न्यूबॉर्न के अकॉर्डिंग परफेक्ट होता है अगर हम लोग प्रोपेंडर से परचेस करते हैं। तो इसलिए पोजिंग पिलोज जो है वो हमारा पोजिंग का जो टाइम होता है ना वो बहुत सेव करता है और परफेक्ट पोज मिलने के लिए, वो अचीव करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। उसी के साथ बिन बैग्स के लिए हमें लगता है या फिर बैकग्राउंड को हैंग करने के लिए हमें क्लैंप्स लगता है। उसी के साथ सैनिटाइजर भी है कि जो हमें हमेशा बेबी को हाथ लगाने से, बेबी को टच करने से पहले हमें हमेशा हाथ सैनिटाइज करना जरूरी है। जब भी हम लोग बेबी को पेरेंट्स के पास देते हैं, हम लोग कुछ सेटअप में अरेंजमेंट चेंज करते हैं, तो अगर हम लोग बेबी को वापस ले रहे हैं तो एवरी टाइम सैनिटाइजर यूज करना है। बेबी सुशर या फिर वाइट नॉइज एक ऐप होता है, बेबी सुशर जो मिलता है वो बेबी को सूद करने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर वाइट नॉइज भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जब हम लोग ऐसे टेम्परेचर में रह रहे हैं कि जहाँ पे बहुत ठंड है या फिर समर्स में भी, समर्स में नहीं बट एटलीस्ट विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ पे स्पेस हीटर बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर बेबी को ठंड लग रही है तो बेबी हमें कोऑपरेट नहीं करेगा। बेबी को अगर हम लोग सिर्फ रैप पोजेस में कर रहे हैं तो शायद हमें स्पेस हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट बेबी को अगर हम लोग नेकेड पोजेस कॉस्ट्यूम्स पे पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं जहाँ पे उनका बॉडी जो है वो ओपन है, तो उसमें डेफिनेटली वो इफेक्ट होगा। तो इसलिए स्पेस हीटर बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक न्यूबॉर्न फोटोग्राफर के पास स्टार्ट से ही होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परफेक्ट पोजिंग के लिए पिलोज चाहिए, फिनिशिंग के लिए क्लैम्प्स चाहिए, सेफ्टी के लिए सैनिटाइजर चाहिए, स्पॉटर चाहिए, बेबी को काम डाउन करने के लिए बेबी सूशर चाहिए या फिर स्पेस हीटर चाहिए। ये सब चीज़ें जो है वो हमेशा बहुत यूजफुल होती है, हमारा जो शूट है वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है उसकी वजह से। ओके, क्लोथ्स कहाँ से परचेज करना चाहिए? तो जनरली प्रॉप वेंडर्स जो होते हैं उनके पास जो कॉस्ट्यूम्स अवेलेबल होते हैं, रैप्स अवेलेबल होते हैं, बिन बैग फैब्रिक्स होते हैं, तो ये सब उनके पास जो होता है वो उन न्यूबॉर्न्स के साइजेस के अकॉर्डिंग वो होता है। तो अगर हम लोग उनके यहाँ से ही परचेस करेंगे तो वो बेटर होगा। जैसे कि लिटोलो हाउस के पास ऑलमोस्ट सब वैरायटी अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि कौन से इक्विपमेंट्स में न्यूबॉर्न फोटोग्राफी में यूज करती हूँ। तो इक्विपमेंट्स में अगर हम लोग देखें तो हम लोग पहले कैमरा एंड लाइट्स, ये दोनों ही चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो नेचुरल लाइट में अगर हम लोग शूट कर रहे हैं तो नेचुरल लाइट के लिए बहुत बड़ा विंडो ज़रूरी होता है।
अगर हमारे पास बहुत बड़ा विंडो नहीं है तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि हम लोगों ने नेचुरल लाइट पे शूट करना चाहिए। और जब मुझे नेचुरल लाइट पे शूट करना है तो मैं दिन के कौन से टाइम में शूट कर रही हूँ ये भी मुझे पता होना जरूरी है। कि अगर मेरे पास लार्ज विंडो है फिर भी मैं अगर इवनिंग में शूट कर रही हूँ, या फिर बहुत हेवी बारिश हो रहा है बाहर और बाहर बहुत अंधेरा है और मैं नेचुरल लाइट में शूट कर रही हूँ, तो भी मेरा जो रिजल्ट है वो चेंज होता है। पिक्चर क्वालिटी जो है वो कम हो जाता है, ग्रेनी पिक्चर्स आता है। तो ये सब चीजें मुझे नेचुरल लाइट में देखना बहुत जरूरी होता है। उसके साथ कैमरा जो है वो प्रोफेशनल कैमरा होना जरूरी है। वो अगर मिररलेस है तो बेस्ट, क्योंकि अगर हम लोग कमर्शियल फोटोग्राफी कर रहे हैं, हम लोग हमारे पिक्चर्स के एक्सचेंज, हम लोग जिन क्लाइंट्स के लिए फोटोग्राफी कर रहे हैं उनको, उनसे हम लोग चार्जेस ले रहे हैं, तो हम लोग प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं और उनको हम लोगों को बेस्ट क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स देना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बेसिकली मैं यूज़ करती हूँ निकॉन का Z7 II और मेरे पास है निकॉन का Z8। ये दोनों भी कैमराज मैं यूज़ करती हूँ न्यूबॉर्न फोटोग्राफी के अकॉर्डिंग। जो मेरा अवेलेबल है, मेरा शूट का कैसे प्लान है उसके अकॉर्डिंग मैं डिसीजन लेती हूँ कि मुझे 7 II यूज़ करना है या 7 Z8। क्योंकि जनरली क्या होता है कि पिक्चर क्वालिटी में अगर हम लोग कैमरा चेंज करें तो इतना मेजर डिफरेंस नहीं आता है, बट इसकी जगह पे अगर मैं क्रॉप सेंसर कैमरा यूज़ करती हूँ तो डेफिनेटली इसमें इफेक्ट होगा, मुझे लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए प्रोफेशनल कैमरा यूज़ करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें उसके साथ मैं जो कैमरा है उसके साथ मैं जो लेंसेस यूज करती हूँ वो है 2470। जो मैं सजेस्ट करती हूँ वो है 2470 जूम लेंस, 35 mm जूम प्राइम लेंस और 105 mm माइक्रो लेंस। तो बेसिकली माइक्रो लेंस जो है, जो अभी पिक्चर्स आप देख रहे हैं वो पिक्चर्स के लिए मैं माइक्रो लेंस यूज करती हूँ। और ये जो माइक्रो पिक्चर्स है वो मैं हमेशा माइक्रो लेंस से ही लेती हूँ। तो मैं कौन सा लेंस यूज करती हूँ, तो मेरा जो फेवरेट लेंस है वो है 2470 f2.8। और उसके साथ मैं यूज करती हूँ 105 mm माइक्रो लेंस। ये जो माइक्रो पिक्चर्स है वो मुझे अगर निकालना है तो मैं कंपलसरी वो माइक्रो पिक्चर्स माइक्रो लेंस से ही निकालती हूँ। बट इन जनरल मुझे वाइड, मिड एंड क्लोज तीनों भी शॉट्स लेने हैं, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस होता है 2470। वो एक्चुअली मैं सेफ्टी के अकॉर्डिंग भी यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे अगर 24 का वाइड पिक्चर मिल रहा है, मतलब मुझे अगर बहुत बड़ा बड़ा भी सेटअप में अगर कर रही हूँ तो मैं इजीली लेंस जूम आउट कर सकती हूँ। और मुझे अगर क्लोज शॉट लेना है तो मुझे 70 mm मिलता है, तो मुझे ज़्यादा आगे पीछे जाके वाइड, मिड एंड क्लोज शॉट के लिए मुझे मेरा पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मेरा प्रेफरेंस होता है कि मेरा अगर एक लेंस में मुझे तीनों पिक्चर्स क्विकली मिल रहा है, क्योंकि जब हम लोग न्यूबॉर्न्स की बात करते हैं तो वी नेवर नो कि उनका पोज वो कब छोड़ दे, या फिर हेड मूव कर दे, हैंड का पोजीशन चेंज कर दे, रिफ्लेक्स आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो लेस देन अ मिनट में मुझे अगर मल्टीपल वैरायटी क्रिएट करना है तो मैं 2470 यूज करती हूँ। और वन ऑफ द मेजर रीजन इज कि मैं अगर वाइड पिक्चर्स ले रही हूँ 24 पे या फिर 30 पे, तो मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट पे खड़े होके पिक्चर्स नहीं निकालना है। तो अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट पे खड़े होके पिक्चर्स नहीं निकालना है तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा सेफ्टी मेजर है कि मैं बहुत स्टडी हूँ, खड़ी हूँ, मैं खुद के पैरों पे हूँ, मैं किसी चीज पे खड़ी नहीं हूँ, तो मुझे गिरने का 0 चांसेस होता है। तो इसलिए मेरा फेवरेट लेंस है 2470 2.8। क्योंकि f2.8 में जब यूज करती हूँ तो मुझे उसमें शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड भी बहुत अच्छे से मिल जाता है। और माइक्रो शॉट्स के लिए 105 mm। तो ये मेरा कैमरा और लेंस है। इसमें अगर कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं। ओके सुकन्या जी, लिटोला हाउस है जो एक्चुअली बहुत अच्छे से अच्छी क्वालिटी के प्रॉप्स डिलीवर करते हैं, उनसे आप परचेस कर सकते हैं। यस, मैं अभी अम्ब्रेला का मैं बता रही हूँ कि कौन सा मैं अम्ब्रेला यूज करती हूँ। मैम, जो आपने बताया कि माइक्रो लेंस भी आप यूज करते हो।
हम्म। तो आपका फ्लो नॉर्मली कैसे होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल 24/70 वर्साटाइल लेंस है जैसे आपने मेंशन किया, तो उसके बाद फिर आप यू गो फॉर मैक्रोपोजेस, और कैसे होता है फ्लो? ये डिपेंड होता है कि मैंने कौन सा पोज लिया है। अगर मैं कॉस्ट्यूम्स में पिक्चर्स ले रही हूँ तो बेबी की मैं माइक्रो शॉट्स भी उसी सेटअप के साथ माइक्रो शॉट्स क्लिक कर लेती हूँ। अगर मैं रैप्ट के साथ स्टार्टिंग में जा रही हूँ, फिर बाद में मैं कॉस्ट्यूम्स या फिर नेकेड पोजेस में जाऊंगी, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब मैं सिर्फ माइक्रो शॉट्स के लिए बेबी को अलग से पोजीशन करके मैं शॉट्स नहीं लेती हूँ, क्योंकि उसमें वो जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हाँ, जस्ट इन केस मेरा सब सेटअप जो है वो सिर्फ रैप्ड है, तो इन दैट केस मैं बेबी को अनरैप करके फिर पिक्चर्स लेती हूँ। बट वो मेरा प्रेफरेंस हमेशा ये होता है कि मैं वर्सेटाइल गैलरी क्लाइंट को डिलीवर करूँ, जिसमें मैं कॉस्ट्यूम यूज करूँ, रैप्स यूज करूँ, नेकेड पोजेस भी करूँ, स्टाइलिंग भी करूँ। तो ये वर्सेटाइल गैलरी अगर मैं क्लाइंट्स को दे रही हूँ, तो उनमें ये माइक्रो शॉट बहुत अच्छे से में मुझे अचीव हो जाते हैं। और कैमरा एंड लेंसेज के रिलेटेड किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं? जी मैम, और एक जी। क्वेश्चन था कि जैसे Z72 और Z8, तो हम्म। कौन सा का प्रेफरेंस होता है? सॉरी। दो कैमराज आपने जैसे मेंशन किए, जी सेवन हम्म। टू एंड Z8, तो हम्म। अपनी की जरूरत के हिसाब से मैं प्लान करती हूँ, तो मतलब वो क्राइटेरिया क्या होता है आपका कि कौन सा कब यूज करना है? तो बेसिकली अगर मैं और सचिन हम दोनों साइमल्टेनियसली शूट कर रहे हैं, तो किसके पास कौन सा शूट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉल लेते हैं कि अगर मुझे बहुत लो, सचिन को बहुत लो लाइट कंडीशंस में उनको शूट करना पड़ेगा, ऐसा है, ऐसा उनका कुछ शूट है प्लान, तो उनको Z8 वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली Z72 से एक नेक्स्ट वर्जन Z8 है। बट वैसा कुछ नहीं है, एक नॉर्मल शूट है उनके पास और जहाँ पे लाइट कंडीशंस गुड है, तो वो Z72 यूज करते हैं और मैं Z8 यूज करती हूँ, इट डिपेंड्स। तो ऐसा कुछ नहीं है पर्टिकुलर कि इस क्लाइंट के लिए मैं ये यूज करती हूँ, इस क्लाइंट के लिए ये यूज करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों कैमराज जो है वो बेस्ट कैमराज है। या, थैंक यू मैम। किसी मॅम स्टुडिओ लाईट बद्दल थोडं सांगा ना. हो, घेणार आहे मी ते आत्ता. मी कॅमेरा आणि लेन्स पहिले घेतला, कारण का तर मग मी लाईट्स पण घेतल्यानंतर मग स्टुडिओ लाईट कॅमेरा आणि लेन्सेसचे क्वेश्चन्स येतात. ओके ओके. आणि सोनी कसं राहील, म्हणजे निकॉन आणि सोनी मध्ये तुम्ही कोणतं प्रेफर कराल, दोन्ही पैकी बेस्ट कोणतं आहे, किंवा वापरण्यासाठी योग्य, किंवा कलर टोन याच्यामध्ये काय सांगाल? मी निकॉन यूजर है, सो बेसिकली मैं निकॉन यूजर हूँ। और स्टार्टिंग से जहाँ जब से मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट किया, तब से मैंने निकॉन ही यूज किया है। बट उससे पहले भी मैं जो पोस्ट प्रोसेसिंग का काम करती थी सचिन सर के साथ, तो उस टाइम पे एक्चुअली मैंने पिक्चर्स जो देखा था वो निकॉन का ही देखा था। और पता नहीं, बट मुझे निकॉन की पिक्चर्स में जो स्किन टोन आता है वो मुझे ज्यादा फी टच होता है, जैसे कि मुझे जो वो ज्यादा रियलिस्टिक फील होता है। तो ये मेरा पर्सनल चॉइस है, इसलिए मुझे निकॉन ही पसंद है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि कैमरा सिर्फ मेरे ख्याल से एक टूल है, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग हम लोग ये डिसीजन डेफिनेटली ले सकते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमें कौन सा स्किन टोन अच्छा लगता है। तो उस अकॉर्डिंग हम हमारा स्टाइल मतलब डिफाइन कर सकते हैं। तो कैमरा मेरे लिए एक टूल है। जो भी कैमरा हो वो प्रोफेशनल क्वालिटी का हो, प्रोफेशनल कैमरा हो, क्योंकि अगर हम लोग एक्सचेंज में पैसे ले रहे हैं, हम लोग कमर्शियल फोटोग्राफर हैं, तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइंट्स को बेस्ट आउटपुट देना। अचीव कैसे करना है सोनी कैमरा में, स्किन टोन कैसे अचीव करना है, तो बेसिकली मैं स्किन सोनी कैमरा कभी यूज नहीं करती हूँ, किया नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि उसका कैमरा सेटिंग्स क्या हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरे लिए निकॉन बेस्ट है, तो आपके लिए शायद सोनी भी बेस्ट हो सकता है। साइमल्टेनियसली कैनन का भी मैं कुछ नहीं बोल सकती कि कौन सा कैमरा आप यूज करो। तो इसलिए कैमरा एक टूल है। मैं इसीलिए मैंने कैमरा में लिखा है कि प्रोफेशनल मिररलेस,
मैं क्या यूज करती हूँ ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। सिमिलरली लेंस में भी मैंने वैसे ही लिखा हुआ है कि कौन सा लेंस बेस्ट होता है न्यूबॉर्न फोटोग्राफी के लिए। पर मैं क्या यूज करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं जो 35 mm यूज करते हैं, बट मैं 24-70, क्योंकि 35 mm में मुझे 1.2 भी मिलता है, 1.4 भी मिलता है, 1.8 भी मिलता है, बट मैं 2.8 पे खुश हूँ। क्योंकि मुझे जो आउटपुट चाहिए वो मेरा सेटिस्फैक्ट्री लेवल जो है वो 2.8 पे है, इसलिए। तो भी लाइट, स्टूडियो लाइट में अगर हम लोग बात करें तो स्टूडियो लाइट में मैं जो लाइट यूज करती हूँ वो है गोडॉक्स का AD300 प्रो। मैं AD300 प्रो यूज करती हूँ, उसका रीजन है कि वो वायरलेस लाइट है, बैटरी बैकअप लाइट है, जिसमें मुझे कहीं पे भी लिमिटेशन नहीं आता है कि मैं कौन दिन के कौन से टाइम में शूट कर रही हूँ। मैं क्लाइंट के घर पे भी अगर शूट कर रही हूँ तो मुझे पावर प्लग देखने का या फिर उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं ये देखने का भी जरूरत नहीं है। इसलिए मेरा और इम्पोर्टेंट कि AD300 प्रो के साथ जो मुझे स्किन टोन मिलता है वो मुझे अच्छा लगता है, आई एम सेटिस्फाइड। तो इसलिए मैं AD300 प्रो यूज करती हूँ। और ये एक बैलेंस्ड लाइट है कि जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा पावर भी नहीं है और बहुत लो पावर भी नहीं है, कि लो पावर की वजह से अगर ग्रेन्स आ सकते हैं जैसे कि, और हाई पावर की वजह से बहुत ब्राइट फ्लैश हो सकता है। तो वो ब्राइट फ्लैश बेबीज के लिए डेफिनेटली हार्मफुल हो सकता है, तो इसलिए मैं AD300 प्रो ही प्रेफर करती हूँ। और उसके साथ मैं जो अम्ब्रेला यूज करती हूँ वो है गोडॉक्स का UB130W। ये जो है ये 130 सेंटीमीटर वाला अम्ब्रेला जिसका इनसाइड वाइट होता है, और उसको मैं यूज करती हूँ डिफ्यूजर के साथ। तो मैं बेसिकली रिफ्लेक्टेड लाइट यूज करती हूँ। तो रिफ्लेक्टेड लाइट यूज करने की वजह से ऑलरेडी वाइट अम्ब्रेला इनसाइड है, वो लाइट वाइट पे जाता है, बाउंस बैक होके डिफ्यूजर से बेबी पे आता है। तो मैं रिफ्लेक्टेड लाइट यूज करती हूँ, मैं डायरेक्ट लाइट नहीं यूज करती हूँ। मेरा प्रेफरेंस 130 क्यों है, क्योंकि मुझे जो एरिया न्यूबॉर्न्स के अकॉर्डिंग कवर करना है वो 130 में इजीली कवर हो जाता है। जो जितना एरिया मुझे लिट करना है उतना मैं इजीली लिट कर सकती हूँ 130 के साथ। और 160 जो है वो मेरा प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा सा, मतलब उसके लिए बहुत हाइट स्टूडियो का चाहिए, बहुत बड़ा स्टूडियो चाहिए, क्योंकि वो जो अम्ब्रेला है वो काफी बड़ा है और मुझे वो उतने बड़े अम्ब्रेला की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं 160 जनरली मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि 130 इज सफिशियंट, मोर देन इनफ फॉर न्यूबॉर्न फोटोग्राफी। उसके साथ मैं जो लाइट स्टैंड यूज करती हूँ एक्चुअली वो है गोडॉक्स का 240 FS, जो एक रॉड के साथ आता है लाइट। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में BTS में देखा होगा। अभी अपकमिंग एक रील भी मैं पोस्ट करने वाली हूँ जिसमें आपको वो स्टैंड मिलेगा। तो वो न्यूबॉर्न फोटोग्राफी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है मुझे, क्योंकि मुझे न्यूबॉर्न फोटोग्राफी के अकॉर्डिंग लाइट को ज़्यादा एडजस्ट करने के लिए इजी स्कोप चाहिए होता है, जो मैं एक हाथ से भी इजीली कर सकती हूँ। जहाँ पे मुझे ऊपर लाइट ऊपर नीचे करने के लिए बहुत टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, क्लैंप से सिर्फ क्लैंप होता है, उसका क्लैंप से मैं वो ऊपर नीचे कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं ये लाइट यूज करती हूँ। इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसको हम लोग ग्राउंड टच तक लो कर सकते हैं लाइट को। अगर मैं नॉर्मल स्टैंड यूज कर रही हूँ तो मुझे अगर ग्राउंड टच करना है तो वो पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके लिए मुझे लाइट को टिल्ट करना पड़ता है। तो ये एक वन ऑफ द रीजन है कि मैं ये वाला स्टैंड प्रेफर करती हूँ इसको। और एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये व्हील्ड व्हील वाला स्टैंड है, तो मुझे ये एक सेटअप से दूसरी सेटअप की तरफ मूव करने के लिए भी कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, वो इजीली मैं कर सकती हूँ। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट किट है कि जो मैं हमेशा मेरे साथ हर शूट में होता है। और मेरा न्यूबॉर्न शूट ये सब इक्विपमेंट के बिना कभी कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। तो ये रीजन है कि मैं 130 ही अम्ब्रेला यूज करती हूँ। ओके, तो कुछ क्वेश्चन से हम लोग वो लेते हैं अभी। व्हाट पावर डू यू कीप द लाइट ऑन? सो बेसिकली गोडॉक्स का जो AD300 है उसका पावर होता है 1/32।
फ्लैश वर्सेस कंटिन्यू, मयंक जी पूछ रहे हैं कि फ्लैश वर्सेस कंटिन्यूड लाइट कौन सा, कंटिन्यूअस लाइट कौन सा अच्छा रहता है विथ अम्ब्रेला। मैं कंटिन्यूअस लाइट यूजर नहीं हूँ। मुझे कंटिन्यूअस लाइट अगर यूज करना है तो मुझे वो डायरेक्शनल लाइट लेने अचीव करने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए मेरा प्रेफरेंस होता है एक तो मैं डायरेक्टली नेचुरल लाइट के साथ जाऊँ या फिर मैं स्टूडियो लाइट के साथ जाऊँ। और जब मैं फ्लैश लाइट के साथ जाती हूँ तो मुझे डायरेक्शन जल्दी अचीव होता है, इसलिए मैं कंटिन्यूअस लाइट नहीं प्रेफर करती हूँ। और अम्ब्रेला में डेफिनेटली यही सजेस्ट करूंगी 130W, सिंगल डिफ्यूजर और टू। मैं सिंगल डिफ्यूजर ही यूज करती हूँ। कुसुम, इट्स नॉट राउंड टच, इट्स ग्राउंड, मतलब जो बेस होता है ना हमारा स्टूडियो का, टाइल्स, उसको टच, मतलब एकदम लो साइड में मैं वो स्टैंड के साथ लाइट को लेके जा सकती हूँ। कुणाल जी, आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। फैमिली पोर्ट्रेट्स के लिए भी 130 वाला ही अम्ब्रेला यूज करते हो या कुछ अलग, इट क्योंकि उसके लिए डिपेंड्स तो। कि, यस इट डिपेंड्स कि कितने फैमिली मेंबर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं सिंगल लाइट पे शूट करूंगी या मल्टीपल लाइट्स पे शूट करूंगी, ये फैमिली मेंबर्स के ऊपर डिपेंड होता है। अगर 3 लोगों तक मैं शूट करी हूँ तो मैं सिंगल लाइट पे भी प्रेफर करती हूँ। अच्छा, और बड़ा ग्रुप है तो फिर मल्टीपल लाइट्स मतलब कौन से यस यूज ऑफ करते कोर्स। हो? यस। मॉडिफायर्स यूज करते हो आप फिर सॉरी। अगर मोर देन 3 पीपल है ग्रुप में, तो उसके लिए फिर कौन से मॉडिफायर्स यूज तो करते मैं हो एक आप? की लाइट यूज करती हूँ और एक फील लाइट यूज करती हूँ। की लाइट के लिए मैं छोटा अम्ब्रेला यूज करती हूँ और फील लाइट के लिए मैं बड़ा अम्ब्रेला यूज करती हूँ। 130 वाला। हम्म। ओके ओके, या थैंक यू। Yes. डज द स्टैंड अलाउ टू टिल्ट द अम्ब्रेला एट एनी एंगल? जी नहीं, ये वाला जो स्टैंड है ये टिल्ट करने के लिए यूज नहीं होता है। अम्ब्रेला हम लोग टिल्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम लोग अम्ब्रेला यूज नहीं करें, हम लोग दूसरा मॉडिफायर यूज करें जो लाइट के डायरेक्शन में होता है, तो हम लोग वो टिल्ट कर सकते हैं, बट अम्ब्रेला टिल्ट नहीं होता है। ओके, मयंक जी पूछ रहे हैं कि एक्चुअली आई एम यूजिंग गोडॉक्स LA300R continuous, ओके, and Godox FV200 hybrid continuous flat. So what's confusing, which gives better result? मैंने कभी भी फ्लैश यूज नहीं किया है, ऑन कैमरा फ्लैश कभी भी यूज नहीं किया है, तो फ्लैश के बारे में मैं ज्यादा आपको बता नहीं सकती हूँ। सिमिलरली मैंने कंटिन्यूअस लाइट भी यूज नहीं किया है, तो कंटिन्यूअस लाइट मुझे अगर यूज करना है तो मैं छोटा मॉडिफायर आपको सजेस्ट करूंगी। और छोटा मॉडिफायर के साथ अगर आप डायरेक्शन देते हो तो शायद आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। कंटिन्यूअस लाइट का और एक ड्रॉबैक नहीं कह सकते हम लोग, पर एक चीज है कि हम लोगों को स्किन टोन पता होना जरूरी है। क्योंकि अगर हम लोग कंटिन्यूअस लाइट यूज करें तो क्या केल्विन पे हम लोग लाइट सेट करें ताकि हमें जो अचीव्ड करना है स्किन टोन वो अचीव होने के लिए हेल्प करेगा। तो ये थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग होता है क्योंकि बेबी टू बेबी स्किन टोन्स चेंज होता रहता है, तो उसमें वो कंट्रोल करना एवरी शूट के टाइम मुझे थोड़ा सा लगता है टाइम कंज्यूमिंग। तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे पास अगर सॉल्यूशन क्विक रेडी है तो मैं मेरा लाइफ कॉम्प्लिकेटेड क्यों करूँ, तो इसलिए मैं कंटिन्यूअस लाइट नहीं सजेस्ट करती हूँ। मैम एक्चुअली FV200 जो मैं बोल रहा हूँ ऑन हम्म। कैमरा फ्लैश नहीं है, मतलब वो जो एडिट 300 प्रो जो आप बता रहे हैं ना उसी हम्म। टाइप का अलग ही लाइट है, मतलब वो वायर पावर लाइट है। अच्छा। वो हाइब्रिड इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो एज ए उसको कंटिन्यूस लाइट भी यूज कर सकते हैं और एज ए 1/8000 हाई सिंक फ्लैश लाइट की तरह भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो उसका आपको ना अचीव कर, मतलब टेस्ट करके ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या अपर्चर पे आप शूट कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग कितना कंट्रोल लाइट उसमें आना चाहिए। तो आपको वो क्लिक करके ट्राई आउट करके ही चेक करना पड़ेगा।
जी मैम, मैं एक्चुअली कंटिन्यूस लाइट उसलिए यूज कर रहा था, काफी बार क्लाइंट्स का रिक्वायरमेंट होता है कि हमको हम्म बच्चों का रील वगैरह भी इंडोर शूट करना है। हाँ, तो उस राइट। हिसाब से एक लाइट कंटिन्यूस यूज करता हूँ और एक लाइट हम्म। एज ए फ्लैश लाइट की तरह यूज हाँ हाँ करता हूँ। हाँ, ओके ओके ओके। एडी 300 स्पीड 128 इज सफिशिएंट फॉर न्यूबॉर्न। जी, एडी 300 के साथ मैं 1/32 पे शूट करती हूँ, 128 पे नहीं। क्योंकि 120, हाँ, अगर आपका लेंस जो है वो 35 mm है और आप 1.2 पे शूट करें तो शायद आपको 128 तक जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस तो ले सकते हैं। और किसी को कुछ क्वेश्चंस? मैम, आपने जो इसेंशियल प्रॉप्स में एक पॉइंट बताया था कि बाकी प्रॉप जैसे बेड बास्केट बाउल वगैरह उसमें अलग अलग शेप्स आते हैं। हम्म अ, और स्टाइलिंग प्रॉप्स भी है, जैसे हेडबैंड से बोनट से या टाइनी आउटफिट जो, तो उसमें जैसे आपने कहा कि 3 to 4 प्रॉप्स के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग शेप्स है। तो स्टार्ट में मतलब कौन से प्रॉप्स हम ले, मतलब जैसे अभी बास्केट में भी कई सारे शेप्स आते हम्म। हैं, बेड में भी शेप्स आते हैं, तो उसमें मतलब आप वैरायटी आप सजेस्ट करोगे या कैसा कैसे? ये सेम क्वेश्चन मैं रिपीट करूंगी जो मैटरनिटी के गाउन के लिए क्वेश्चन किया था कि कौन से मैटरनिटी के गाउन्स लेने चाहिए। सिमिलरली जो प्रॉप हमें अच्छे लगते हैं वही प्रॉप हमें लेना है। क्योंकि इसमें इतना वैरायटी है मार्केट में अवेलेबल कि हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा एक्चुअली में अच्छा है, क्योंकि सभी अच्छे हैं। बट इनिशियली हमें जो सबसे अच्छा लगता है वो परचेस करना है। जी जी। और जो हेडबैंड्स बोनट्स टाइनी आउटफिट्स वगैरह उसमें आप कुछ कलर स्कीम वगैरह, मतलब जो हमें आपने तो एक आंसर बता ही दिया है, बट उसमें भी आपका कुछ क्राइटेरिया होता है कि जैसे हमारे पास जो प्रॉप्स है हम्म या फिर बैकड्रॉप्स के कलर्स वगैरह, तो इसमें हम्म। आप कलर नहीं देखते हैं जैसे हेडबैंड से बोनट से टाइनी आउटफिट्स? यस ऑफ कोर्स, जो रैप्स और कॉस्ट्यूम्स होते हैं उनको मैचिंग ही हेडबैंड्स और बॉनेट्स होने चाहिए। ओके ओके, थैंक यू। ओके, हैव यू सोर्स फैब्रिक फ्रॉम लोकल टेक्सटाइल वेंडर? न्यूबॉर्न्स के लिए मैं कुछ भी लोकल वेंडर से नहीं परचेस करती हूँ। न्यूबॉर्न्स के लिए मैं हमेशा प्रॉप वेंडर से ही परचेस करती हूँ, क्योंकि उनके पास जो प्रोडक्ट क्वालिटी होता है वो उतना सॉफ्ट मुझे लोकल मार्केट में नहीं मिलता है। ओके, रैप कितने मंथ या डेज तक हो सकते हैं? तो बेसिकली रैप करना ये हमारा स्किल हो सकता है कि हम लोग कितने मंथ के बेबी को रैप कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि जब हम लोग न्यूबॉर्न्स के बारे में सोच रहे हैं, बेसिकली न्यूबॉर्न फोटोग्राफी जो है वो अगर हम लोग प्रॉपरली सोचें तो न्यूबॉर्न फोटोग्राफी एक्चुअली क्यों किया जाता है, उसका रीजन ये है कि उनका जो डेलिकेसी है, उनका जो एकदम फ्रैजाइल जो एकदम दिखते हैं, वो देखने के बाद ही लगता है कि अरे पकड़ू या ना पकड़ू, मतलब ऑब्वियसली वो इतना डेलिकेट होते हैं। तो वो जो डेलिकेसी है ना वो मेंटेन करने के मतलब वो वैसे ही पिक्चर्स में कैप्चर करने के लिए न्यूबॉर्न शूट किया जाता है। बट बहुत बार ये होता है कि हमारे यहाँ पे क्लाइंट्स को ऐसे लगता है कि रैप्ड पिक्चर्स मतलब न्यूबॉर्न फोटोग्राफी। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है कि न्यूबॉर्न फोटोग्राफी मतलब सिर्फ रैप्ड पिक्चर्स नहीं। उसका जो पर्पस है, जैसे कि मैटरनिटी शूट हम लोग मैटरनिटी के टाइम पे ही करते हैं। हम लोग जब बेली हम लोगों को विजिबल हो जाता है उसके बाद हम लोग मैटरनिटी शूट करते हैं, ना कि पहले 3-4 महीने में जब बेली को शेप ही नहीं आता है, बेबी का वेट गेन नहीं हुआ होता है, उस टाइम पे जैसे हम लोग मैटरनिटी शूट नहीं करते हैं। सिमिलरली न्यूबॉर्न शूट हम लोग 5 महीने 6 महीने तक के बेबी को अगर हम लोग रैप कर सकते हैं इसका मतलब वो न्यूबॉर्न शूट नहीं होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि न्यूबॉर्न शूट क्यों करना है। वो जो फर्स्ट 1 मंथ में बेबीज होते हैं ना, उतना डेलिकेसी कभी भी कभी भी उनकी लाइफ में वापस नहीं आता है।
और वो जो फर्स्ट फ्यू डेज का जो उनका फेशियल ये रहता है, फेस जो रहता है या फिर उनका जो फिंगर्स होता है वो उतना सॉफ्ट और उतना वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि वो जो दिखता है ना, वो देखने के बाद ही ऐसे लगता है कि जैसे कि कांच की चीज देख के हम लोगों को लगता है कि ये टूट जाएगा, तो वैसे वो उनको कुछ हर्ट हो जाएगा, इतना सॉफ्ट वो होता है। तो वो एक्चुअली वो कैप्चर करना मतलब न्यूबॉर्न फोटोग्राफी है। सिर्फ रैप्ड पिक्चर्स क्लिक करना मतलब न्यूबॉर्न फोटोग्राफी नहीं है। ये समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग न्यूबॉर्न फोटोग्राफी के बारे में उसके एंगल से देखना जरूरी है। तो इसलिए रैप करने के लिए हम लोग 5 महीने 6 महीने तक के बच्चे को भी रैप कर सकते हैं। बट इसका मतलब मेरे ख्याल से वो ये नहीं है, क्योंकि वो स्टेज ही निकल जाता है। वो जो रैप रैप क्यों करते हैं बच्चे को न्यूबॉर्न फोटोग्राफी में, उसका रीजन ये है कि बेबी शांत हो जाता है, अच्छे से सोता है, तो उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, उनके जो फीचर्स हैं, वो हम लोग अच्छे से अचीव कर सकते हैं। इसलिए न्यूबॉर्न फोटोग्राफी में रैप आप का अगर आपका पेशेंस है, आप अच्छे से रैप कर सकते हो, तो आप 5-6 मंथ तक के बेबीज को भी रैप कर सकते हो। केक स्मैश थीम के लिए कौन सा मोस्ट रिक्वायर्ड प्रॉप्स लेनी चाहिए? केक स्टैंड सबसे बेस्ट। प्रॉप्स लाईट बॅकड्रॉप सर्व सेट केलेले आहे, बट मला कळत नाही काढ नाही आले आहे की प्रॅक्टिस कशी करायची. लाईट सेटअपची जर प्रॅक्टिस करायची असेल तर बेसिक आधी कशावर फोकस करायला पाहिजे, लाइटिंगची प्रॅक्टिस कशी करायला पाहिजे. सो बेसिकली टिल्ट शिफ्ट पिक्चर्स आप ने पहले ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ प्रॉप्स लेके, लाइट्स लेके, इक्विपमेंट्स लेके हम लोग फोटोग्राफी नहीं स्टार्ट कर सकते। उसके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ को करने का एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस अगर आपको पता है तो आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। सिर्फ कैमरा का शटर का बटन दबाना मतलब फोटोज निकालना नहीं होता है। जैसे हम लोग बाकी जो जॉनर्स है, जैसे कि फूड फोटोग्राफी है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी है, स्ट्रीट है, स्पोर्ट्स है, कमर्शियल फोटोग्राफी है, ये सब जो फोटोग्राफी जैसे लोग सीख के एक्सपीरियंस लेके फिर कमर्शियली स्टार्ट करते हैं, सिमिलरली न्यूबॉर्न फोटोग्राफी भी वैसा ही जॉनर है कि पहले हम लोगों को ये सब सीखना जरूरी है कि बेबी को हैंडल कैसे करना है, पोज कैसे करना है, पोजिंग के अकॉर्डिंग लाइटिंग कैसे करना है, कौन से पोज के लिए सेटअप कैसा करना है। ये सब एक्चुअली जो वर्कशॉप्स हम लोग लेते हैं उसमें हम लोग ये सब चीजें सिखाते हैं। तो शायद आपको अगर कोई वर्कशॉप आप किसी का अटेंड कर लेंगे तो आपको उसमें हेल्प मिलेगा। तो प्रैक्टिस बिना सीखे मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि आप सीख ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो एक्चुअली कैसे करते हैं। क्योंकि एक बार अगर हम लोग देख लेते तो वो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है कि ये ऐसे ही करना है, और हम लोग जल्दी रिजल्ट अचीव कर लेते हैं। जब आप वर्कशॉप अटेंड करते हैं ना, तो आपको वहाँ पे ये भी ट्रिक्स सिखाया जाता है कि आपको कैसे वो प्रैक्टिस करना है, और फिर आप कैसे उसका प्रैक्टिस करके आप शूट्स कर सकते हैं। वो भी वर्कशॉप्स में आपको जो भी मेंटोर से आप सीखते हो, वो आपको सब एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे करना है प्रैक्टिस घर पे। क्योंकि बिना सीखे आपको आइडिया ही नहीं है कि लाइट कहाँ पे रखना है, हेड का पोजीशन कहाँ पे होगा, कौन से सेटअप के अकॉर्डिंग कैसे सेटअप क्रिएट, मतलब कौन से पोज के अकॉर्डिंग कैसा सेटअप क्रिएट किया जाता है। तो ये सब आपको बताया जाता है कि कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे आप आपका पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। और किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो हम लोग लास्ट 2 मिनट है, क्वेश्चंस ले सकते हैं।
किसी को कुछ क्वेश्चन है? ओके, प्रॉपर न्यूबॉर्न का कोर्स करना है तो अभी जो हमारा मैंने अभी दिखाया था, मैं शेयर करती हूँ वापस, तो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपको। तो ये जो 1 डे का वर्कशॉप है, ये सिर्फ न्यूबॉर्न फोटोग्राफी का है, जिसमें न्यूबॉर्न फोटोग्राफी का 1 डे के वर्कशॉप में हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले हैं न्यूबॉर्न डॉल पे, जहाँ पे आपको पिक्चर्स क्लिक करने के लिए भी स्कोप रहेगा। तो वहाँ पे 2 से 3 सेटअप, जैसा वहाँ पे टाइम अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा। तो उनमें वो जो ट्रिक्स है एंड टेक्निक्स है कि पोजिंग कैसे करना है, लाइटिंग कैसे करना है, सेटअप क्रिएशन कैसे करना है, पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है, उसके साथ एडिटिंग, ये सब इस 1 डे वर्कशॉप का पार्ट है। और ये जो 1 मंथ का कोर्स है, ये एक्चुअली न्यूबॉर्न मैटरनिटी किड्स फैमिली फोटोग्राफी और एडिटिंग, ये 1 मंथ का कोर्स है जो इन डिटेल है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक्स पे फोकस किया गया है कि यहाँ से जाने के बाद आप जब पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो तो उस अकॉर्डिंग आपको कैसे आपको खुद को प्रमोट करना है, उसी के साथ कैसे पैकेजेस डिजाइन करने हैं, मार्केटिंग कैसे करना है, क्या क्या प्लेटफॉर्म से वहां से हम लोग वो प्रोफाइल इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें जो न्यूबॉर्न के जो रैपिंग का हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है, 23 टाइप्स ऑफ न्यूबॉर्न रैपिंग, उसका 1 ईयर का एक्सेस आपको मिलेगा, ताकि आप यहाँ से जाने के बाद जब भी न्यूबॉर्न फोटोग्राफी का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ वहाँ से आपको वो कोर्सेस, वो वीडियोस देख के आप रैपिंग का प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ से जाने के बाद भी। ओके। ओके, अम्ब्रेला साइज मेरे मैं जो यूज करती हूँ वो है 130 साइज वाला अम्ब्रेला, तो मेरे लिए वही बेस्ट है, तो मैं वही सजेस्ट करूंगी। ये अवंती, एक्चुअली ये जो को हमारा जो मोबाइल ऐप है उसमें हम लोगों ने कुछ कोर्सेस उसमें ऑलरेडी लाए हुए हैं कि जो प्रॉप्स में हम लोग बेबी को कैसे पोज कर सकते हैं, वहाँ पे पिलोज का पोजीशन क्या होता है, ये ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है हमारे मोबाइल ऐप पे, तो वहाँ से आप वो परचेस कर सकते हैं। वहाँ पे सैम्पल पिक्चर्स भी शेयर किए हुए हैं कि उसमें कौन से टाइप की पिक्चर्स क्लिक करके दिखाई है, तो वो देख के आप डिसीजन ले सकते हैं आपको वो बाय करना है या नहीं करना है। ओके, थैंक यू कुणाल जी। अवंती जी, 2 डेज का वर्कशॉप तो अभी नहीं है, अभी सिर्फ यही है, और आई थिंक उसमें भी सीट्स अवेलेबल है या नहीं मुझे तो वो आज पता भी नहीं है, कि वो चेक करना पड़ेगा कि इस वर्कशॉप की भी सीट्स अवेलेबल है या नहीं। जी नहीं, 29 का जो वर्कशॉप है, जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो डॉल पे होने वाला है, ये रियल बेबी पे वर्कशॉप नहीं है। जो 5 in 1 जो है 1 मंथ का कोर्स, उसमें रियल बेबी पे डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा। उसमें एक्चुअली रियल मॉडल्स पे ही डेमोन्स्ट्रेशन है, जैसे कि मैटरनिटी, न्यूबॉर्न, किड्स, फैमिली, ये रियल मॉडल्स पे ही डेमोन्स्ट्रेशन है। चलेगा अवंती, मैं अभी ये सेशन होने के बाद ग्रुप में हमारा जो मोबाइल ऐप है उसका डिटेल शेयर कर देती हूँ, आप देख के चेक कर सकते हैं। सुकन्या जी, मैं लिंक शेयर करती हूँ आपको, वो आप चेक, अभी मैं ग्रुप में ही डालूंगी ये सेशन होने के बाद, ऐप का जो लिंक है वो मैं शेयर करती हूँ, वहां से आप चेक कर लीजिए एक बार। थैंक यू सो मच अवंती। यस, तो अगर किसी को इन दोनों, ये कोर्स या फिर ये वर्कशॉप के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज अभी आप मैसेज में नंबर डाल सकते हैं आपका, या फिर फोटो आरटीओ या फिर द किड्स फोटोज के नंबर पे
व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, जो ग्रुप आपने ज्वाइन किया है उसके जो एडमिन्स के नंबर से, उनमें से किसी को भी आप मैसेज कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगा। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट। ओके, ओनली रैप की क्लास 1 डे की कब है? वो होने वाली है 28 ऑफ, आई थिंक 28, हाँ 28 ऑफ अप्रैल को है, सॉरी मार्च को है। 28 मार्च को 1 डे की रैप की है जी। अप्रैल का अभी तक फिक्स नहीं है, और वैसे भी ये 28 वाला जो वर्कशॉप है वो अभी फुल हो गया है, उसमें एडमिशन क्लोज हो गया है। तो जब भी हम लोग कुछ नया वर्कशॉप लेके आ रहे हैं तो हम लोग ग्रुप में डेफिनेटली अपडेट करते रहेंगे। हमारा जो मोबाइल ऐप है उस पर अगर हम लोग कब कुछ लॉन्च करते हैं तो वो भी अपडेट्स आपको ग्रुप में मिलते रहेंगे। तन्मय जी, अभी तक हमारा नेक्स्ट वर्कशॉप का डेट फिक्स नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो है वो मैटरनिटी न्यूबॉर्न का जो बैच है 5 in 1 वाला, वो बैच है, तो शायद नेक्स्ट मंथ वर्कशॉप नहीं होगा। या फिर अगर होगा, अगर हम लोग कुछ प्लान करते हैं तो ग्रुप में मैं अपडेट करते रहूंगी। यस, थैंक यू सो मच देव जी। दव, दव या देव, आई डोंट नो योर नेम, कुमार जी। थैंक यू सो मच। ओके, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। चलो बाय बाय, गुड डे।